अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो सपोज़ हमारे पास कोई फाइनाइट साइज्ड कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास नहीं, ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे ये हैमर मान लो, ये हैमर है, या ये सपोज़ कर लो एक रैकेट मान लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पार्टिकल नहीं, पॉइंट मास नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक हैमर, ये रैकेट मान लो या एक हैमर सपोज़ कर लिया। तो सपोज़ इस हैमर का सेंटर ऑफ मास सपोज़ यहाँ पर है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, और इस हैमर में देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है। दिस हैमर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और बनाने के बाद फिर मैं एक एक पार्टिकल का और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज़ इस हैमर में बहुत सारे पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने m1 मान लिया, ये m2 है पार्टिकल, ये m3 है, ऐसे करके इस हैमर के अंदर n पार्टिकल्स है, और इस पूरे हैमर का हर बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस हैमर का सपोज़ यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो ये हमारा x और y एक्सिस है, इसका पहले सेंटर ऑफ मास का हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। सपोज ये कैसे फाइंड करेंगे, ये O से लेकर ये सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर लेंगे, ये वेक्टर बना, इसको हम बोलेंगे आरकॉम वेक्टर। फिर इंडिविजुअल पार्टिकल का भी सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे ये m1 पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, r1 वेक्टर है। ये m2 पार्टिकल है, इसका ये हो गया r2 वेक्टर। सपोज़ ये mn है, ये पार्टिकल mn है, तो इसका फिर हम बनाने और जगह नहीं है, ये rn वेक्टर हो गया। तो इस हैमर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, इसको देखकर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये तो पता ही है हमें फॉर्मूला, ये पहले से ही हम जानते हैं इसको। अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। मतलब ये इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। और समेशन mi क्या है, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ये क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट का मास है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट हमें हैमर लिया है हमने, हैमर का मास, इसको हम बोलते हैं समेशन mi इक्वल टू m टोटल, मीन्स टोटल मास। तो समेशन mi को मैंने m टोटल लिख दिया, और इस m टोटल को इधर ले गए, m टोटल आरकॉम वेक्टर इक्वल टू समेशन mi ri, ये फॉर्मूला ऐसे हो गया, ये हो गया। अब अगर ये m टोटल आरकॉम पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन mi ri वेक्टर, अब इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया जाए r को, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और इस ri को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स m1 m2 इन सब पार्टिकल्स के वेलोसिटीज़ आ जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, m टोटल dt आरकॉम m total velocity of center of mass equal to summation mi vi। अब समेशन mi vi क्या है, व्हाट इज, थोड़ा ध्यान से सोचो, समेशन mi vi का मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। समेशन mi vi का मतलब है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn। मतलब ये क्या है, m1 v1 इस पार्टिकल का मोमेंटम, m2 v2 इस पार्टिकल का, mn vn इस पार्टिकल का। तो हमने जितने पार्टिकल इस हैमर के अंदर हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम हमने ऐड कर लिया। तो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं ना, पूरे बॉडी का मोमेंटम बोल सकते हैं इसको। एक एक पार्टिकल का मोमेंटम को ऐड करेंगे, सारे पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे वेक्टर p टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
अब ये देखो, इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया, और ये इस स्टेप को ध्यान से देखो। टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे हैमर का जो मोमेंटम है वो है हैमर का मास, टोटल मास ऑफ द हैमर इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। ये ऐसा लग रहा है ना कि सेंटर मास पे ये हैमर का सारा मास, जो टोटल मास है, यहाँ सेंटर मास पे आ गया सारा मास, और सेंटर मास की वेलोसिटी वी कॉम हो गया। तो ये बेसिकली जो बॉडी का जो मोमेंटम है, पूरे बॉडी का जो मोमेंटम है, वो मास और टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि सेंटर मास पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि सारा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड है। तो एक बात तो पता चल गया कि अगर हैमर का, किसी हैमर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर मोमेंटम निकालना है तो सेंटर, उसका जो हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर मास का वेलोसिटी पता है और बॉडी का मास पता है, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी और सेंटर मास की वेलोसिटी अगर पता है तो पूरे बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। तो एक तरह से वही बात होगी ना कि सेंटर ऑफ मास पे हम सपोज कर सकते हैं कि सारा मास इस बॉडी का कंसंट्रेटेड है। उसके बाद अब इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी दोबारा। तो dp dt, ये dp dt मोमेंटम को डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, क्योंकि सेंटर मास के कैलकुलेशन में इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। F एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बिल्कुल न्यूटन का सेकंड लॉ जैसा हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वहीं पड़ा था। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे हैमर हो गया, रैकेट हो गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एकदम आसान है। बॉडी का टोटल मास पता होना चाहिए वो, और वो जो बॉडी उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक हैमर है, हैमर को अगर हम हवा में फेंक दें, हमें बाकी पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये सेंटर मास के बारे में पता है। सेंटर मास इस तरह से बिहेव करेगा कि इसका सारा का सारा जो हैमर है, इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और बिल्कुल वो अगर उसको हवा में प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंक दिया जाए तो पैराबोलिक पाथ में वो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, ये हाईली प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है जो हवा में किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, ओनली mg लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया। तो ये बिल्कुल पैराबोलिक पाथ बनेगा सेंटर ऑफ मास के। और सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है, मोमेंटम अगर जैसे हम अभी निकाला था, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे कि सारा मास यहीं पर आगे सिमट गया है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद अब एक एक पार्टिकल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, ये किसकी वेलोसिटी कितनी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सेंटर बाकी हमें पता भी नहीं चलेगा बाकी पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पे, ये हम निकालना ही मुश्किल काम है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है उसके बारे में बिल्कुल हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। बॉडी का टोटल मोमेंटम पता है, मास से डिवाइड कर देंगे तो हो गया, बस खत्म। आगे सेंटर मास की वेलोसिटी, सेंटर मास से कैसे मूव करना है, उसका पाथ कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा। सो द बिहेवियर ऑफ द सेंटर मास इज हाईली एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल, मतलब इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसे मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का सारा मास कंसेंट्रेटेड है। ये कहानी है सारी। सो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है आइदर द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और द बॉडी विल मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी नहीं, जो सेंटर ऑफ मास है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब उस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में नहीं पता, लेकिन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब आइदर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल बी एट रेस्ट और इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जीरो हो जाए, तो ये अगर इस हैमर को हवा में अगर फेंक दिया जाए तो फिर ये पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। आउटर स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर क्या होगा कि अगर उसको हम थ्रो कर दें, इस हैमर को थ्रो कर दें,
तो व्हाट विल हैपन, ये पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। सपोज आउटर स्पेस में ये हैमर हमने थ्रो कर दिया और सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v कॉम। आउटर स्पेस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हैमर है, हैमर ऐसे है, थोड़ा आगे जाके हैमर ऐसे टंबल कर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन हैमर का बदल रहा है, लेकिन हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है इट विल कंटिन्यू, हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बाकी पार्टिकल के बारे में नहीं पता कि उनकी वेलोसिटी का क्या होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है या तो वो रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कैसे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, सब कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन बॉडी के एक एक पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद आसान हो गया बिल्कुल कि बॉडी के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है और बॉडी का टोटल मास पता है तो हम बता देंगे कि बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। बॉडी का मोमेंटम कितना है, अगर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता है तो हम, और बॉडी का टोटल मास पता है तो मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और बॉडी का टोटल मास, तो उससे उस पूरे बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो अब फाइनली बात समझ में आ गई होगी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं इस तरह से सेंटर ऑफ मास बिहेव करता है कि जैसे कि सारा मास बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास पे आके सिमट गया है, बिल्कुल कंसंट्रेट हो चुका है, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड।